Welcome to my channel B4G Brain for Gain. Assalamualaikum to you all. I hope that you are all fine. Welcome to B4G channel Brain for Gain class. Today हमारी क्लास 11th का सब्जेक्ट फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसका चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स. हमारा फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर नंबर 1 है जिसका टॉपिक 1.1 है हमारे पास स्कोप ऑफ फिजिक्स. ठीक है, मेरे ख्याल में टॉपिक 1.1 स्कोप ऑफ फिजिक्स. हाँ जी, स्कोप ऑफ फिजिक्स है. ठीक है, तो उसमें हमारे पास 1.1 फिजिक्स है और इसके ब्रांचेस हैं. तो आज हम फिजिक्स और उसके ब्रांचेस को क्लियर करेंगे. इस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे. तो चलते हैं. सबसे पहले हम फिजिक्स क्या है, हम नाइन्थ में तो हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, बट अब देखते हैं क्या फर्स्ट ईयर में वही सेम डेफिनेशन है या कुछ चेंजिंग है या जो है डिटेल में है, क्या है वो पढ़ते हैं और उसके ब्रांचेस पढ़ते हैं. सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं वो क्या है जी. तो अभी है फिजिक्स. फिजिक्स क्या है? सबसे पहले ब्रांच ऑफ साइंस. हमारे पास फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है. ठीक है, क्योंकि साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. तो फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट seeks to understand and describe the fundamental principles and laws governing the natural world. Physics साइंस की एक ब्रांच है that seeks. सीख का मतलब होता है तलाश करना. सीख का मतलब होता है तलाश करना, जिसमें हम तलाश करते हैं या फाइंड करते हैं, मालूम करते हैं. दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. यानी कि फंडामेंटल मीन्स बेसिक, बुनियादी. तो बुनियादी असूल एंड लॉज, असूलों कवानीन. ठीक है, बुनियादी असूल, प्रिंसिपल्स असूल को कहते हैं, लॉज कवानीन को कहते हैं. ठीक, कायदे कवानीन को कहते हैं. तो बुनियादी असूल और इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज जो होते हैं उनको डिस्क्राइब करना, बयान करना और उनको समझने का काम कौन करता है? फिजिक्स. साइंस की एक ब्रांच है, वो फिजिक्स करती है. और कौन से लॉज और प्रिंसिपल्स को समझाती है, कौन से लॉज और प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब करती है फिजिक्स? ऐसे लॉज, ऐसे प्रिंसिपल्स दैट गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड, जो इस कुदरती दुनिया को चला रहे हैं. ये कुदरती दुनिया जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारी, जो चल रही है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज की बुनियाद पर, तो इसके बारे में हमें फिजिक्स बताती है. ठीक है, बात समझ आई कि नेचुरल वर्ल्ड, हमारी जो कायनात है, ये हमारी कायनात, ठीक है, हमारी कायनात के बहुत सारे असूल, हमारी कायनात के हर एक हरकत पर, हर एक बिहेवियर पर, हर एक सिस्टम पर असूल बनाए हैं. फिजिक्स हमें प्रिंसिपल्स देता है, लॉज देता है कि इस लॉ की बुनियाद पे ये काम हो रहा है, इस लॉ की बुनियाद पर ये काम हो रहा है. तो हमारी कायनात को जो लॉज चला रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स चला रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज, उनके बारे में हमें समझाता कौन है, उनके बारे में हमें बयान कौन करता है? ठीक है, वो करता है साइंस की ब्रांच फिजिक्स है, वो करती है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. फिजिक्स में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, मैटर के बारे में फिजिकली, ठीक है, केमिकली नहीं, फिजिकली मैटर के बारे में स्टडी करते हैं फिजिक्स में. मैटर से निकलने वाली या मैटर में इस्तेमाल होने वाली या मैटर में होने वाली या मैटर के लिए जो भी एनर्जी हो, ठीक है, वो इस्तेमाल, अब वो पढ़ते हैं हम. यानी कि एनर्जी के बारे में, मैटर के बारे में, स्पेस यानी कि खला, ठीक है, उसके बारे में, एंड टाइम और वक्त के बारे में. ये 4 चीज़ें हैं, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम. इसके बारे में स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं. एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और किस तरीके से ये सब आपस में जुड़े होते हैं, इन सब का ताल्लुक एक दूसरे से किस तरह से होता है, वो सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं. गोल ऑफ फिजिक्स इज टू डेवलप अ सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स. फिजिक्स का जो गोल है या फिजिक्स का जो एम है वो है क्या डेवलप करना, क्या बनाना? मैथमेटिकल मॉडल्स का सेट बनाना एंड थ्योरीज.
मैथमेटिकल मॉडल्स यानी कि लॉज, जो भी हम लॉ पढ़ते हैं, जैसे कि F इज इक्वल्स टू MA, जैसे कि Fx इज इक्वल्स टू F cos थीटा, जैसे कि F इज इक्वल्स टू F sin थीटा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास और भी बहुत सारे, जैसे कि एक्सेलरेशन का होता है A इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन टी। इस तरीके से हम वेलोसिटी का पढ़ते हैं डेल्टा D अपॉन टी, हम स्पीड का पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको हम मैथमेटिकल मॉडल्स कहते हैं, ठीक है, और थ्योरीज जो इन फॉर्मूलाज को डिफाइन करती हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का काम होता है मैथमेटिकल मॉडल्स और थ्योरीज देना दैट कैन एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम, जो कि फिजिकल सिस्टम, ठीक है, ऐसा सिस्टम जहाँ पे फिजिक्स अप्लाई हो रही हो, उस सिस्टम, उस फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करता है। कौन? फिजिक्स के ये मैथमेटिकल मॉडल से थ्योरीज एक्सप्लेन करती है और प्रिडिक्ट और अंदाज़ा लगाती है उन फिजिकल सिस्टम्स के बिहेवियर के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा? फिजिक्स क्या है? सबसे पहले ब्रांच ऑफ साइंस दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉज दैट गवर्निंग द नेचुरल वर्ल्ड। It deals with the study of matter, energy, space and time। इसमें मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम के बारे में स्टडी करते हैं एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और ये आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। गोल ऑफ फिजिक्स क्या है? इज टू डेवलप अ सेट ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स एंड थ्योरीज। मैथमेटिकल मॉडल्स और थ्योरीज का सेट डेवलप करना दैट कैन एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम, जो कि फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर के बारे में हमें एक्सप्लेन करें और उसके बारे में अंदाज आते हैं। बुक रीडिंग भी करेंगे, पहले हम अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपने माइंड में बना लें, ठीक है, फिर हम बुक रीडिंग करेंगे, फिर हमें समझ आएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस मेंशन की हैं। हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या है और कौन सी ब्रांच कितनी इंपॉर्टेंट है और इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अभी है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांचेस। पहली ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, पहली ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स, डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, एंड द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन देम, और उन फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं जो उस ऑब्जेक्ट पर मूव करने के लिए लगाई जाती है। क्योंकि हमने क्या बोला कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं, किसी फोर्स की बेस पे कर रही हैं, तो उन फोर्सेस, जो कि फोर्सेस उन चीज़ों पे लगाई जाती है, वो भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े जाते हैं? इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स सच एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन की न्यूटन्स के लॉज, मोशन के जो न्यूटन्स के जो लॉज थे, वो तीनों लॉज हम इसमें पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स, ये भी हमने पढ़ा था, मैकेनिक्स की टाइप है, 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। मोमेंटम हम पढ़ते हैं और एनर्जी पढ़ते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन देम, और जो फोर्सेस उन पर अप्लाई हो रही होती है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स, हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, मोमेंटम एंड एनर्जी। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर के बारे में बताता है। इलेक्ट्रो किससे निकला है? इलेक्ट्रो निकला है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और मैग्नेटिज्म किससे निकला है? मैग्नेट से या मैग्नेटिक से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं एज वेल एज देयर इंटरेक्शंस विथ चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड करंट्स। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और या करंट जो होते हैं, करंट भी आपके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि करंट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास चार्ज पार्टिकल है।
तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज पार्टिकल्स के साथ या करंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या ताल्लुक है, वो हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। इंक्लूड्स कंसेप्ट्स सच एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। इसमें हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हम इसी में पढ़ते हैं, एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और उन प्रिंसिपल्स, उन लॉज के बारे में पढ़ते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को चलाता है। ठीक है, तो फिजिक्स की हमने फर्स्ट 2 ब्रांचेस क्लियर की। पहली है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिस मैकेनिक्स का मतलब हमें पता है मोशन। तो इसमें हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन देम, और उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि इन पर अप्लाई होती है। इसमें हम कौन से कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, मोमेंटम एंड एनर्जी। ये सारे हम कंसेप्ट्स इसी ब्रांच में क्लियर करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, एज वेल एज देयर इंटरेक्शंस विद चार्ज पार्टिकल्स एंड करंट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज पार्टिकल्स से या करंट से क्या इंटरेक्शन है, वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसमें हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं जैसा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये सारे कंसेप्ट्स हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब हम नेक्स्ट 2 ब्रांचेस पर थोड़ा फोकस करते हैं जी। तो अभी है थर्ड ब्रांच हमारे पास फिजिक्स की, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का में थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। अब अगर हम सिर्फ इस वर्ड को देखें कि थर्मो का मतलब हीट है और डायनेमिक्स का मतलब मोशन है, इट मीन्स यहाँ पर हीट मूव करेगी। ठीक है, हीट एनर्जी मूव करेगी। अब हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डील्स विद स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं हीट और एनर्जी को। एनर्जी भी हमारे पास हीट है, बिकॉज हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास हीट ही है। ठीक है, जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो हम उसके पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे होते हैं, तभी सॉलिड यानी कि आइस, फॉर एग्जांपल हम फ्रीज आइस की बात कर लें तो वो फ्रीज आइस चेंज हो जाती है लिक्विड में। ठीक है, तो डील्स विद स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट एनर्जी या हीट और एनर्जी और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंसेप्ट्स पढ़े जाते हैं, इंक्लूड्स कंसेप्ट्स सच एज टेम्परेचर हम पढ़ते हैं बिल्कुल। इंट्रोपी क्या होती है ये हम देख लेते हैं, नीचे डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। एनर्जी कंजर्वेशन ये भी देख लेते हैं, एंड द बिहेवियर ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, गैसेज और फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड्स और गैसेज का बिहेवियर, इंट्रोपी, एनर्जी कंजर्वेशन, टेम्परेचर, ये सारे कंसेप्ट्स हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब इंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द पार्टिकल। एक पार्टिकल का रैंडमनेस होना, कितना रैंडम है, कितना मूव कर रहा है, कितना रैंडमली मूव कर रहा है, ये कितना, एक होता है ऑर्डर से। सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल ऑर्डर के साथ होते हैं, ऐसे अटैच होते हैं, यूं एक बिल्कुल आपस में अटैच होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स तो मुकम्मल दूर होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रैंडम होते हैं। तो यही बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। सॉलिड में इंट्रोपी हमारे पास लो होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, लिक्विड में रैंडमनेस मीडियम होती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स ना ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, ना बिल्कुल दूर होते हैं, ना बिल्कुल मतलब फ्री होते हैं। गैस में इंट्रोपी हाई होती है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, रैंडम होते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो इंट्रोपी कहते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द पार्टिकल्स। एनर्जी कंजर्वेशन को आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो। कंजर्वेशन का वर्ड कंजर्व से निकला है, और कंजर्व का मतलब होता है बचना, किसी चीज़ का वेस्ट ना होना, ख़राब ना होना, बचना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, वो क्या है,
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है और ना ही ख़त्म की जा सकती है, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन कहलाता है। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स को समझ लिया कि थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट, एनर्जी और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि किस तरीके से वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इसके बाद हम इसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि टेम्परेचर, इंटरॉपी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड फ्लूइड्स। इसके बाद इंटरॉपी क्या है, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का रैंडम होना, डिसऑर्डर ज़्यादा होना, ये हमारे पास इंटरॉपी कहलाता है। एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कि एनर्जी ना ही बन सकती है और ना ही ख़राब हो सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। जी, तो अभी है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या है, हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डील्स विद प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, जिसमें हम लाइट की, रोशनी की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्टिक्स का मतलब ही हमारे पास लाइट होता है, ठीक है। ऑप्टिक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, लाइट होता है। तो ऑप्टिक्स में हम लाइट की प्रॉपर्टीज, यानी कि खुसूसियात और उसकी बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद ही हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, जैसा कि इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और डिफ्रैक्शन क्या है, इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे। एंड इंटरैक्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट का इंटरैक्ट होना, ताल्लुक होना डिफरेंट चीज़ों से, वेरियस मटेरियल्स से, वेरियस ऑप्टिकल सिस्टम से, तो ये हमारे पास ऑप्टिक्स कहलाता है। ये सब हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लाइट रेज की बाउंसिंग बैक होना, यानी कि लाइट रेज का बाउंस बैक होना, ये हम रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं। व्हेन स्ट्राइक अ स्मूथ शाइनी सरफेस लाइक मिरर, एक स्मूथ शाइनी सरफेस हो, उससे कोई लाइट रेज टकराएं, स्ट्राइक करें, टकराएं, और टकरा के जब वापस बाउंस बैक हो वापस आए, वो आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। स्मूथ शाइनी सरफेस की एग्जांपल जैसे कि आप मिरर ले लो। एक शीशे से जब लाइट इंसिडेंट रे, यानी कि आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं, जब लाइट आई, इस मिरर से टकराई और वापस रिफ्लेक्ट हुई, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हुई, तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन कहलाएगा। और किसकी रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट की, तो आपके पास ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। इसके बाद है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आप लाइट की डायरेक्शन के चेंज होने को पढ़ते हो। पहले हमने लाइट रेज का बाउंस बैक होना पढ़ा, अब हम लाइट रेज की चेंज इन डायरेक्शन पढ़ेंगे। व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ अ डिफरेंट डेंसिटी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है, पास होती है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। और वो मीडियम डेंसिटी में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि आपके पास ये एक ग्लास पड़ा है, शीशा पड़ा हुआ है, कांच पड़ा हुआ है, लाइट रेस क्या हुआ है, और ये सारा रेयर मीडियम है, ठीक है ना। बाहर वाला जो एयर वाला जो मीडियम होता है वो रेयर मीडियम कहलाता है, और वो जो अंदर जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप वाटर भी ले सकते हो एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ग्लास ले ली है, तो आपके पास ये एक रेयर मतलब ये बाहर वाला जो होता है आपके पास रेयर मीडियम होता है, और दूसरा होता है डेंस मीडियम, ठीक है। तो जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट रेज जाएंगी, ठीक है, तो लाइट रेज क्या कही थी, यहाँ से सीधी ट्रैवल हो रही थी, जैसे ही वो ग्लास से टकरा के ग्लास में से पास हुई तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इनकी डायरेक्शन देखिए चेंज हो गई। फिर ये अगेन डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही, तो बेंट हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन देखो चेंज हो गई। अब यहाँ से जब वापस रेयर मीडियम में जाएगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास मैंने क्या बताया, रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो हमने पढ़ा ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स में हम लाइट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हम उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ही हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन जैसे कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं और लाइट का इंटरेक्शन दूसरी चीजों के साथ क्या होता है वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एक स्मूथ शाइनी सरफेस जैसा कि मिरर है, उससे जब लाइट स्ट्राइक होती हैं, टकराती हैं और इसके बाद जब वो बाउंस बैक होती हैं तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये भी हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और वो दोनों मीडियम की डेंसिटीज डिफरेंट हो, लाइट पास होती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो ये आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये भी हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है ये देख लें। अब ये है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट और अराउंड अ शार्प एज। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में असल में लाइट कैसा बिहेव करती है? बेंड होती है, बेंडिंग होती है या उसकी स्प्रेडिंग होती है, ठीक है। लाइट बेंड होती है और स्प्रेड होती है, फैलती है। लाइट वेव्स बेंड होती है और स्प्रेड होती है व्हेन, जब दे पास थ्रू अ नैरो स्लिट, जब वो किसी बारीक से, स्लिट कहते हैं कट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बारीक से कट से या किसी शार्प एज से, यानी कि कोई भी चीज है, ठीक है, लाइट यानी कि शार्प एज हो, ठीक है, उसके इर्द गिर्द से या किसी बारीक से सुराख से लाइट रेजेस का पास होकर, लाइट वेव्स का पास होकर बेंड होना और स्प्रेड होना आपके पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, और बॉक्स पे यहाँ पे एक छोटा सा होल था। अब जब मैंने, और ये आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च में मैंने क्या किया है, टॉर्च ऑन की और इसकी लाइट वेव्स पास हो रही है, इस होल से पास होकर ये स्प्रेड हो रही है, बेंड भी हो रही है और स्प्रेड भी हो रही है, फैल रही है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। अब नेक्स्ट ब्रांच देख लेते हैं हम, क्वांटम मैकेनिक्स। ये देख लेते हैं कि ये क्या होती है जी। तो अभी है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम का मतलब होता है सब एटॉमिक पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, और मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन। क्वांटम का मतलब हमने पढ़ा सब एटॉमिक पार्टिकल, उसमें प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या कोई भी छोटा पार्टिकल आ सकता है। स्मॉल पार्टिकल कोई भी छोटा पार्टिकल, ठीक है। मैकेनिक्स मोशन। अब अगर हम इस वर्ड पर फोकस करें, क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि स्मॉल पार्टिकल का मोशन करना, मूव करना, हम इस ब्रांच में ये पढ़ते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स अलग होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बड़े ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि एटॉमिक लेवल पर नहीं होते, ठीक है, बड़े लेवल पर होते हैं, उनके मोशन के बारे में पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऐसे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डील्स विद बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये क्या है? सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स हैं। तो इसके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में, कि किस तरीके से मूव करते हैं, किस एंगल में मूव करते हैं, किस स्पीड में मूव करते हैं, ये सब हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इंक्लूड्स कंसेप्ट्स, इसमें हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं, जैसे कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी मीन्स एक पार्टिकल का, एक किसी भी पार्टिकल का या किसी भी एटम का, ठीक है, वेव नेचर में भी होना और पार्टिकल नेचर में भी होना। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास वेव नेचर में भी होता है और पार्टिकल नेचर में भी होता है। वेव नेचर यानी कि इस तरह की नेचर, पार्टिकल नेचर यानी कि पार्टिकल्स की सूरत में, ठीक है। तो आपके पास दो नेचर्स होती हैं। लाइट दो नेचर्स में होता है, पार्टिकल और वेव दो नेचर्स होती हैं, ठीक है। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं इसे। इसके बाद क्वांटम सुपरपोजिशन का कंसेप्ट भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्लियर करते हैं, और क्वांटम इंटेंगलमेंट भी। सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन क्या होता है। अ पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स। एक पार्टिकल आपके पास बहुत सारी स्टेट्स पे मौजूद हो सकता है, ठीक है। एक पार्टिकल आपके पास बहुत सारी स्टेट्स में मौजूद होता है, एग्जिस्ट होता है, पाया जाता है एट द सेम टाइम।
यानी कि ये एक क्वांटम सुपरपोजिशन एक हमारे पास जो है वो एक थ्योरी है, एक जो है स्टेटमेंट है कि एक टाइम पर एक पार्टिकल मुख्तलिफ स्टेट्स में पाया जा सकता है until it is observed और measured, यानी कि जब तक हम उसे ऑब्जर्व ना करें या मेजर ना करें, मतलब उसको जब तक हम देखें ना, उससे पहले पहले हम ये कह सकते हैं कि एक वक्त में एक पार्टिकल ज़रूरी नहीं कि वो वेपर नेचर में ही हो या पार्टिकल नेचर में भी हो, दो नेचर में भी एक वक्त में एक पार्टिकल मुख्तलिफ हालतों में पाया जा सकता है। तो इस थ्योरी को, इस स्टेटमेंट को हम क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये क्या होता है, इसे देख लेते हैं।